बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 की बात हमने आज शुरू करनी है और हमारे सब्जेक्ट का नाम है डेटा सिस्टम एंड रिस्क। उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है ना, डेटा, इसके पहले 6 चैप्टर्स हैं। सर हमने इसको आज शुरू करना है। बहुत आसान और बड़ा इजीली समझ आने वाला और याद होने वाला एरिया है। आपने सिर्फ फोकस करना है। बस मेरी ख्वाहिश ये है कि सर रट्टा लगाना आर्ट नहीं है। असल में तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके बाद चीजें आपको याद होती। ठीक हो गया सर जी? लेकिन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। सर जी, डेटा क्या होता है? अच्छा, आप जरा देखिए, आम जबान में रॉ फैक्ट को डेटा कहते हैं। सर, अभी आपके पास अटेंडेंस शीट आएगी, आप अटेंडेंस शीट में अपना नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, सीआरएन लिखेंगे। सर, ये अटेंडेंस शीट जो लोग भी फिल करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास शाम को जब ये आएगी तो हमारे लिए ये रॉ डाटा होगा। हमारे लिए ये रॉ डाटा होगा सर जी। जी, हमारे लिए ये रॉ डाटा होगा सर जी। डेटा का करना क्या होता है? सर, डेटा पर रूल अप्लाई करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। आप लोगों ने जब ये फॉर्म फिल करना है और आपका फॉर्म हमारे पास आना है तो ये डाटा होगा। हम इस डाटा को सिस्टम से प्रोसेस कराएंगे और देखेंगे कितने बच्चे अभी एनरोल्ड नहीं हैं, और इस बेस पर ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें कोई बंदा बाहर रख लेना चाहिए जो क्लास में एंटर होने से पहले आपके कार्ड चेक करे। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहे हैं? आपने देखा मैंने डाटा को कैसे इंफॉर्मेशन बनाया। डाटा में से एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन के कितने बच्चे एनरोल्ड नहीं है, और उस बेस पे मैंने फैसला क्या किया, क्या मुझे यहां पर कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करना चाहिए, क्या मुझे कोई ऐसा बंदा अपॉइंट करना चाहिए जो जो चेक करे कि क्या सारे बच्चे एनरोल्ड हैं या नहीं। यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सो डाटा रॉ फॉर्म में होता है, उसको प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर, डेटा डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट, फिगर और डिटेल कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिसर्च। यही डेटा नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, और दूसरे भी किसी फॉर्म में हो सकता है। इस डेटा को प्रोसेस करते हैं ताकि क्या हो जाए? इंफॉर्मेशन बन जाए, और इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं? यूजफुल इंसाइट जनरेट करते हैं, और अल्टीमेटली उस यूजफुल इंसाइट से डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर, पुराने दौरों में पैसे को रिसोर्स समझा जाता था, सोने चांदी को रिसोर्स समझा जाता था, ऑयल को रिसोर्स समझा जाता था। आज के एरा में डेटा बहुत बड़ा रिसोर्स बन चुका है। डेटा बहुत बड़ा रिसोर्स बन चुका है। सर, मुझे आप एक बात बताएं कि जो उबर और क्रीम वाले हैं, इनके पास गाड़ियां अपनी नहीं, इनके पास गाड़ियां अपनी नहीं है, इनके पास ड्राइवर अपने नहीं। जो
लोग सफर करते हैं, क्या वो इनके अपने? इनके पास क्या है? इनके पास डाटा है, लोग इनके साथ कनेक्टेड हैं। ये डाटा, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत से टैक्सी बाइक चलाने वालों का भी डाटा है, और बहुत से जो यूज करने वाले हैं उसको, उसका भी डाटा है। तो टैक्सी चलाने वाले का भी डाटा है, बाइक चलाने वाले का भी डाटा है, और जो बाइक पर सफर करना चाहते हैं, टैक्सी पर सफर करना चाहते हैं, उसका भी डाटा है। और ये उसको क्या करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं जहां पर वो लोग आपस में डील कर पाते हैं और सफर कर पाते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आया? तो ये ऊपर और क्रीम असल में क्या है सर? डाटा ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डाटा कितना क्रिटिकल रिसोर्स हुआ सर जी? हमारे एक दोस्त हैं, वो, उनका अपना वो है प्रॉपर्टी डीलर, उनका अपना ऑफिस है काफी बड़ा। उन्होंने एक बंदे को रखा हुआ है, 50% डील का उसको देते हैं। वो पता क्या करता है? वो पहले करता था सोसाइटी में जॉब, उसके पास उस सोसाइटी का सारा डाटा मौजूद है। अब वो बुनियादी तौर पे क्या करता है? वो सर्च करता है। एक बंदा आया आगे कहता है सर जी मुझे ये कॉर्नर प्लॉट चाहिए। हमने कहा ये कॉर्नर प्लॉट नहीं बिक रहा। उसने कहा मिसाल के तौर पे उस कॉर्नर प्लॉट की बढ़ते है 10 करोड़ पे। वो कहते हैं मैं 15 करोड़ का खरीदूंगा, मुझे ये ले दो। ठीक हो गया। अब उसका नंबर, उसके मालिक का नंबर कहां से लाए? ये वाले साहब जो है ये सोसाइटी में काम करते हैं। इनके पास क्या मौजूद है? इनके पास उस प्लॉट का नंबर, उस प्लॉट के ओनर की इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसका फोन नंबर मौजूद है। उसके ओनर को फोन करेंगे, उसको कहेंगे ये प्लॉट 18 करोड़ रुपए का मिलता है बेचना है, या 12 करोड़ का मिलता है बेचना है। वो कहेगा हाँ जी 12 करोड़ का बेचना है, 10 का है, 12 मिल रहा है, ठीक है मैं बेच देता हूँ। वो 10,000 प्लॉट 12 का बेच देगा, ये उसको 15 का दिलवा देगा, 3 करोड़ खुद कमा लेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? उसने उस डेट, ये वाले साहब जो उसको इतनी बड़ी अमाउंट पे करें, किस चीज की पे करें? सिर्फ डाटा की। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? डाटा आज के दौर में बहुत क्रिटिकल रिसोर्स हो गया हुआ है। इस बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है। डाटा कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। क्या मतलब सर जी? बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया है कि यार क्यों ना जिंगर खाएं। मैंने कॉल की है, जैसे ही मैंने कॉल की है ना केएफसी में, एक खातून ने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम अली साहब क्या हाल है? ठीक है। मैंने कहा यार इसको कैसे पता चल गया मेरा? मैंने कहा जी मैंने ऑर्डर करना है, एक जिंगर डिलीवर कर दें। उसने कहा हाँ वो रेगुलर ऑर्डर जो आप करते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल, जो आपकी 3 लोगों की डील है वो वाला ऑर्डर डिलीवर कर दें। अच्छा जी। उसने कहा लेट्स से उसका नाम है जिंगराटा, उसके साथ ड्रिंक भी है। अभी इतनी बात हुई है, मुझे क्या जरूरत थी उसको बताने की कि भी मैं शादीशुदा हूं या शादीशुदा नहीं हूं? इतने में उसने खुद पूछा आपको अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम भी ऑर्डर करनी है? मैंने कहा जी बिल्कुल। मुझे तो ऐसे लगे जैसे इसको मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। सर वो इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास सिस्टम पर क्या आ रहा है? मेरा पुरानी परचेज सारा ट्रैक आ रहा है। मुझसे यहां तक पूछा है, मुझसे यहां तक पूछा घर चाहिए या ऑफिस में एसबीआई में भिजवाएं? मैंने उसको कहा है घर भिजवाओ, ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, 40 से 50 मिनट में डिलीवर हुआ है। आप सर्विस का लेवल देख रहे हैं? क्या पसंद है आपको, क्या चाहिए, पहले क्या ऑर्डर करते हैं, बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगवाते हैं, सारी चीजें उसको पता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर?
ये इतनी आला कस्टमर सर्विस कैसे दे पा रहे हैं? डाटा की बेस पे। जिस टाइम पे मैंने कॉल किया ना KFC, सर जी इसके सिस्टम पे मेरा पूरा रिकॉर्ड आया, इसकी स्क्रीन पर सामने मेरा रिकॉर्ड आ रहा है। जब मैं बैंक पे हेल्पलाइन पे कॉल करता हूं और मैं बैंक को बताता हूं मेरा ये नाम है, उसके पास सिस्टम पे पहले आ रहा होता है मेरा नाम, मेरा CNIC, मेरा अकाउंट नंबर, मेरे फादर का नाम, सारी डिटेल। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो सारी डिटेल्स मुझसे पूछते हैं। मैंने अगर अपना पासवर्ड चेंज कराना है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो एक मैं आपको बताऊं आज, वो आपसे जरूर आपकी मदर का नेम पूछेगा। क्यों? कोई और बंदा तो नहीं है, क्योंकि मेरी मदर का नाम तो मुझे ही पता होगा ना। आप, मेरा शनाख्ती कार्ड आपके हाथ लग गया, फोन भी लग गए, आपने फोन करके बैंक से मेरा पासवर्ड बदलवा दे, अब मेरी मदर का नाम मुझे ही पता है, वो तो शनाख्ती कार्ड पे लिखा ही नहीं, वो किसी डॉक्यूमेंट पे होता ही नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी ये डाटा का ही फायदा है, डाटा का इस्तेमाल है सर। अच्छा जी, ये KFC वाली बात समझ आई? सर जी, डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन टुडे। इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड प्लेज अ कस्टमर की बिहेवियर को, कस्टमर की प्रेफरेंस को देखना। सर जी मैं अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं गूगल पर सर्च करूँ ना कि बेस्ट लंच इन लाहौर, यकीन करें उसके बाद फेसबुक खोलूंगा, अगले लम्हे वो मुझे ऐड दिखाने लग जाए। कैसे? मेरी गूगल सर्च की बेस पर। मैं पिछले दिनों इराक गया हुआ था सर, मैंने इराक से एक्सेस किया है ना अपना सिस्टम, वो मुझे इराक की ऐड दिखाने लग गए। सर कैसे? सर जी वो ट्रैक कर रहा है ये बंदा क्या है, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देख रहा है। अगर SBI में आप लोगों ने, इंस्टीट्यूशन ने मार्केटिंग करनी है, कैसे करेंगे? वो पता है कैसे मार्केटिंग करेंगे? वो कहेंगे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का सिर्फ बंदा हो, अकाउंटिंग का सिर्फ बंदा हो, उसके लाइक्स में आई कैप हो, CA स्टार हो, CA मुर्शिद हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो हम ऐसे बंदे को क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, मार्केटिंग के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। सर पॉइंट समझने का ये है कि सर डाटा आज के दौर में क्रिटिकल है। डाटा आपको देख रहा है, डाटा आपसे रिलेटेड जो डाटा है, इस बेस पर डिसाइड हो रहा है कि आपके सामने कौन सी प्रमोशन, कौन सी मार्केटिंग दिखानी। वो मुझे बड़ी मजे की बात याद आ गई कि वो सर आतिफ पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे ने कहा कि सर आपके लेक्चर यूट्यूब पर मैं देख रहा था, प्लीज़ उसमें ऐड तो बंद कराएं। वो मेरे अब्बू मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं आपका लेक्चर देख रहा था, बड़ी अजीब सी ऐड आ गई। तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐड का मसला नहीं है, ना ही मेरे लेक्चर का मसला है। आपने जो उससे पिछले दिन या उससे पिछली रात जब आपके वो आपके साथ नहीं बैठे हुए थे, वो उस वक्त जो कुछ देखा है ना, उस बेस पर उसने आपकी प्रेफरेंस डिसाइड की है, और यूट्यूब वाले ने उस बेस पर आपको ऐड शो की है। तो सर ने उसको हंस के कहा कि आप एक काम करें कि आप ना अपनी हिस्ट्री पहले डिलीट करें, फिर उसके बाद आप अपने अब्बू के साथ बैठना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो आपकी प्रेफरेंस देख रहा है, वो आपकी लाइक्स देख रहा है, वो आपकी क्यूरी, आप गूगल पर जो सर्च करते हो उस बेस पर वो असेस करता है कि आप क्या चाहते हो, फिर उसके मुताबिक
वो वाली ऐड आपके सामने, वो वाली प्रमोशन आपके सामने आती। आप एक बार सर्च कर लें या एक बार आपको पेज देख लें, फेसबुक सर्च कर लें बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड, फिर उसके बाद देखें कैसे गूगल, अब कैसे वो यूनिवर्स और डाइनर और ये कैम्ब्रिज, ये सारे आपके सामने होते। पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? ये डाटा के बारे में डिस्कशन है, जल्दी से इतना रीड करें फिर आगे चलता हूँ जी। आप सीट पर आए सर, एक डिस्कशन और आपके साथ करना चाह रहा हूं सर। मैं 2008 में ईरान गया हूं पहली बार। उस वक्त जब मैं वहां पर दूसरे मुल्क में गया और मैं बाय रोड था, तो मैं लोगों से पूछता, देखता कैसे जाना है, क्या तरीका है। वो मुझे कुछ लोगों ने कुछ बताया, मैंने उसे लिख लिया अपने पास। जब वो मैंने लिख कर अपने पास रखा, उस वक्त मुझे डाटा बहुत ज़्यादा था भी नहीं और डाटा का यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आता था। तो मैंने उसको अपने पास लिख लिया। लिखने के बाद उसने कहा जी आप लाहौर से कोयटा जाए। मैं कोयटा चला गया, फिर वहाँ से पूछा, वो लिखा, फिर उसके बाद उसने कहा ताफ्तान चल जाए, फिर उधर चले गए। फिर वो बात नोट की, उसके बाद मैं बॉर्डर पे गया, फिर वाली बात नोट की, बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद मैं दूसरी तरफ चला गया, बॉर्डर के ईरान पहुंच गया और ईरान से जो है वो फिर मैं मस्जिद चला गया। नहीं कुछ पता था, आगे चलते गए पता चलता गया। लेकिन अगर मैं आज सर्च करूं ना कि मैं ईरान जाना चाहता हूं, तो इसकी सिर्फ सर्च रिजल्ट गूगल पे शायद 3 मिलियन से ज्यादा होंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर्च रिजल्ट 3 मिलियन से ज्यादा होंगे। यस। अब ये गेम क्या है सर? आज इंफॉर्मेशन है, पुराने दौरों में इंफॉर्मेशन थी नहीं। और इंफॉर्मेशन पुराने दौरों में डाटा था नहीं, इंफॉर्मेशन होती नहीं थी। आज का दौर उलट है। आज के दौर में इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना डाटा है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना असल मुश्किल बन गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो पुराना दौर क्या था? देयर वाज नो डाटा अवेलेबल। और आज की एरा में देयर इज डाटा ओवरलोड, और उस डाटा में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग करना, ये असल काम है। यानी मुझे सिर्फ ये पता कराना है, मुझे सिर्फ ये पता कराना है कि क्या, मुझे सिर्फ ये पता कराना है कि क्या डाटा अवेलेबल होगा। मुझे सिर्फ ये पता कराना है कि लाहौर से जी आ जाइए। मुझे सिर्फ ये पता कराना था कि यार देखो मैंने ईरान जाना है, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे पास पैसा कितना लग जाएगा, मुझे कितना पैसा साल लेके जाना चाहिए। ये मेरा डिसीजन पॉइंट। अब मैं जब लिखता हूँ कि मुझे कितना पैसा साल लेके जाना चाहिए यूट्यूब पर, तो यूट्यूब मुझे इतनी सर्चेज दे देता है लाहौर टू ईरान की। हर बंदा अपना ही वीलॉग दिखाई जा रहा है। ऐसा ही होना है ना, हर बंदा अपना ही वीलॉग दिखा रहा है। मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मसला पुराने दौरों में तो पता ही नहीं कुछ चलता था। आज के दौर का मसला क्या है? वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि रेलेवेंट काम की बात ही नहीं पता चलती। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो पुराना दौर ऐसा होता था कि इंफॉर्मेशन होती ही नहीं थी, और आज का दौर ऐसा है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आज के दौर में, पुराने दौर का चैलेंज था इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, इंफॉर्मेशन जनरेट करना, पुराने दौर का चैलेंज था। आज के दौर का चैलेंज है इंफॉर्मेशन में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। यार मैं आधे घंटे का वीलॉग देख के मुझे एंड तक नहीं पता चला कि यार इसमें पैसे कितने लगने का लगे, मेरी टारगेट ही वो थी। तो ये तो जी बकवास है यार। मैं अब ये वीडियो ही देखता रहूं और उम्मीद करता हूँ कि यार हूं पता चलेगा कि कितने पैसे लगने। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है
सर जी सर, आपका सवाल। वो आप कहते हैं पुराने दौर में डाटा नहीं था तो खतों किताबत या दूसरी डॉक्यूमेंटेशन रिवायात वो डाटा सर बिल्कुल डाटा है। पुराने जमाने में डाटा की क्रिएशन एक काम था। आज जितना डाटा जनरेट हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैं चलो आपको भी बता दूं, ये वाली बात बिग डाटा में आती है कि आज तक जितना डाटा इस कायनात में है, अगले 5 साल में ये डबल हो जाएगा। आज तक, बैठ जाए सर जी, आज तक डाटा, कायनात में जितना डाटा आज तक आया है वो अगले 5 साल में डबल हो जाएगा। अब आप डाटा का वॉल्यूम देख रहे हैं। कुछ एक दौर था जब हम किस पर लिखते थे, जानवर की खाल पर लिखा जाता था। उस वक्त कितना मुख्तसर डाटा था, और फिर उसके बाद कागज आ गए तो फिर डाटा बहुत ज्यादा हो गया, फाइलें हो गई, डाटा को इकट्ठा करने लगे। उसके बाद सिस्टम आ गया तो डाटा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हुआ। जानवर की खाल के होते हुए फोटोकॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कागज आया, कागज से फोटोकॉपी का कॉन्सेप्ट आ गया, और अब तो सिर्फ कंट्रोल वी और कंट्रोल जी करना है, 400 400 800 सब हो जाएगा। तो डाटा, और मैंने बोला अब आज आज के दौर में जो फेसबुक और ये सारे सोशल मीडिया हैं, जितना डाटा आज तक है अगले 5 साल में उसका डबल हो जाएगा। इमेजिन कितनी तेजी से डाटा बढ़ रहा है। तो पुराने दौर में डाटा की अवेलेबिलिटी, डाटा का होना चैलेंज था। यस, आज के दौर में क्या चैलेंज है? और रेलेवेंट डाटा जो जरूरी है उसका होना चैलेंज है। जी सर। डाटा तो पुराने दौर में था हाँ, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं था हर किसी को। एक्सेसिबल नहीं था। यस। अच्छा, डाटा का, बिल्कुल डाटा का अवेलेबल होना एक तरफ है और डाटा का एक्सेसिबल होना, बिल्कुल रेलेवेंट बात, सही बात की है। ले सर, तो भाई ये सारी चीजें ये बता रही हैं। मैंने आपको शॉर्टली ये बताया कि डाटा कितना क्रिटिकल रिसोर्स है, डाटा क्या है, डाटा का इस्तेमाल क्या है, डाटा किस तरह का होगा। नोट कीजिएगा सर जी, डाटा क्या है, डाटा का इस्तेमाल क्या है, डाटा किस तरह का हो सकता है, डाटा से फायदा क्या होगा, डाटा क्रिटिकल रिसोर्स क्यों है, और डाटा क्या कस्टमर बिहेवियर को असेस करता है। डाटा आज के एरा में डाटा ओवरलोड है, डाटा बहुत ज्यादा है, उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना ही चैलेंज है। डन हो गया सर जी। ये सारी बातें मैंने आपके साथ की, और ये KFC वाली एग्जांपल भी आपको दे दी ताकि आप इस चीज को ग्रैब कर लें। सर, टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो डाटा दो तरह का है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में दो है, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। क्वालिटेटिव में दो है, एक ऑर्डिनल और एक नॉमिनल। सर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सर, क्वांटिटी से नाम से पता चल गया कि ये तो नंबर्स की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस जो चल रहा है, डिस्क्रीट जो रुक गया है। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ कार्स इन अ शोरूम, 21 गाड़ियां पड़ी हैं, 25 पड़ी हैं, इट इज डिस्क्रीट, एक फिगर है। कॉन्टिन्यूस डाटा वो डाटा जो चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूस डाटा है। सर जी, जो पॉइंट्स में होता है, जो फ्रैक्शंस में होता है, इस डाटा को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, देखा 5.7, 5 फीट 7 इंचेस, ये कॉन्टिन्यूस है। सर, वेट, ये कॉन्टिन्यूस है। सर, कॉन्टिन्यूस डाटा फ्रैक्शन में भी होता है, डिस्क्रीट डाटा फ्रैक्शन में नहीं होता, होल नंबर्स में होता है। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा की भी दो टाइप्स, एक ऑर्डिनल और एक नॉमिनल। ऑर्डिनल डाटा ऑर्डर से निकला है,
इसकी तरतीब होती है और नॉमिनल डाटा की कोई तरतीब नहीं होती। आपको कौन सा कलर पसंद है, रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या है सर, ये नॉमिनल डाटा है सर, नॉमिनल डाटा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं आपको कौन सा कलर पसंद है, ये कौन सा डाटा हुआ, ये नॉमिनल डाटा हुआ। और अगर मैं कहूं कि सर जी आप इस क्लास में टीचिंग स्टाइल से सेटिस्फाइड हैं और आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएं, ठीक हो गया। ये एक तरतीब है, ये है सुपर सेटिस्फाइड, ये है ओके, ये है नॉट सेटिस्फाइड। एक तरतीब है ना इसमें सर, इसको कहते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल को ऑर्डर से याद रखना, जिसकी कोई तरतीब हो। वो कहता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये ऑर्डिनल डाटा है, तरतीब है, ऑर्डर है। सर नॉमिनल डाटा में कोई तरतीब, कोई ऑर्डर नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझ गए? आओ सर जी आगे कराता हूं। क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू द नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव डाटा किसको रेफर करता है? नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन that describes qualities or characteristics. It is primarily used for descriptive analysis. Qualitative data can be further divided into nominal or ordinal. Nominal data क्या है? This type of data represents categories without any order or ranking. Example include gender, marital status और blood. सर जी आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ये सर क्वालिटेटिव डाटा है, ए बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, जो भी है क्वालिटेटिव डाटा है, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर का चक्कर नहीं है। आप मैरिड हैं या नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर का चक्कर नहीं है। जेंडर मेल है या फीमेल है, ऑर्डर का चक्कर नहीं है सर। ऑर्डिनल डाटा, इसमें ऑर्डर होता है, मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंकिंग होता है। और बड़ी अहम बात है कि इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। सर सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, एजुकेशन, हाई स्कूल, कॉलेज। अब ये देखिएगा सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपने कढ़ाई खाई, बताइए बहुत मजे की है, नॉर्मल है, ये बिल्कुल मजे की नहीं है। आप ये तो ऑर्डिनल है, लेकिन एक बात बताएं, किस पॉइंट पर आप कहेंगे कि अब ये मजे की नहीं रही और किस पॉइंट पर आप कहेंगे कि अब ये बद मजा हो गई है? क्या आप इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक फील है जो उस मौके पे आपको आ गई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो इंटरवल बिटवीन द डाटा है ना, वो भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता ऑर्डिनल के अंदर। द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया? सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड के दरमियान में कितना गैप है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सर समझ आ गया? ये तो था क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव से आपके दिन में फौरन क्या आया भाईजान? न्यूमेरिक्स, नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो हो ही सकता है। डिस्क्रीट वो है जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होल है, जो होल नंबर में है, जो होल नंबर में है, जो पॉइंट्स में नहीं है, जो फ्रैक्शन में नहीं है, जिसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। कॉन्टिन्यूस को है, कौन सा है? जो मेजरेबल और कैन टेक ऑन अ वैल्यू विद इन अ रेंज, इंक्लूड्स डेसिमल एंड फ्रैक्शन। एग्जांपल्स इंक्लूड हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड टाइम। सर जल्दी से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते। जी सर जी, चलूं आगे? नहीं सर, डाटा एक तो आपको मैंने बता दिया क्वांटिटेटिव डाटा, दूसरा क्या बताया? क्वालिटेटिव डाटा। अब आगे चलते हैं।
अब जो अगली बात करनी है वो कहता है डेटा कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री मेन टाइप्स। सर जी कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। सर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है और कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा? वो डेटा जो कि तरतीब से मौजूद हो, टेबल्स की सूरत में मौजूद हो, जिसका फॉर्मेट प्री डिफाइंड हो, वो डाटा। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आप गूगल फॉर्म में गए और आपने नेम की फील्ड में आपने लिखा 123, अब एंटर करें, वो कहेगा भाईजान क्या हो गया, तबीयत ठीक है? अगर नेम लिखना है तो उधर ABC चलेगा 123, यस और नो। उसने आपको कहा फोन नंबर, आपने कहा हाउ आर यू, उसने कहा भाईजान यहाँ पर अंग्रेजी नहीं चलेगी, यहाँ पर न्यूमेरिक चलेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो फॉर्मेट है उसका वो डिफाइंड है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। सर जी स्ट्रक्चर्ड, तरतीब, टेबल, प्री डिफाइंड फॉर्मेट। अनस्ट्रक्चर्ड कुछ भी नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, देसी निजाम। सेमी स्ट्रक्चर्ड कोई तरतीब, कभी तरतीब, आधी बगैर तरतीब, इसको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। मैं क्लास में एक एक्टिविटी कराता होता हूँ, सर जी अपना मोबाइल निकाल लीजिए, मोबाइल निकाल लीजिए जेब से, मोबाइल निकाल कर ना कॉन्टेक्स्ट खोलिए, कॉन्टेक्स्ट। आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स होंगे ना सेव मोबाइल में। अब आपने देखा कॉन्टेक्ट्स निकाले, आपने देखा कैसे तरतीब से सारे कॉन्टेक्ट्स चल रहे हैं, ABCD नाम आ रहा है, नंबर आ रहा है। सर जी हो रहा है? सर दिस इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, दिस इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। तरतीब से, तरीके से चीज सेव हुई हुई है। अब आ जाए व्हाट्सएप चैट पर और अपने दोस्त से जो लास्ट आपने चैट किया है, कोई भी दोस्त, उसकी चैट को निकालिए। जब आप चैट को निकालेंगे तो जरा देखना शुरू करें, कभी आपने उसको मैसेज किया हुआ है, कभी वॉइस की हुई है, कभी तस्वीर भेजी हुई है, कभी इमोजी भेजा हुआ है, कभी उसको लिंक भेजा हुआ है, कभी लोकेशन भेजी हुई है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये अनस्ट्रक्चर्ड है, वो कोई तरीकेकार है, कोई तरीकेकार नहीं है, खुले खाओ नंगे ना हो। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कोई तरीकेकार, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सर दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में तरतीब होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई तरतीब, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। सर सेमी स्ट्रक्चर्ड, अब ये आ गए तीसरी चीज, क्या? सेमी स्ट्रक्चर्ड। अगर आप अपनी ईमेल खोलें तो उसमें टू फ्रॉम CC सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन उसके नीचे जब बॉडी आ जाती है तो आप चाहे तो तस्वीर ड्रैग करके डाल दें, आप चाहे तो वीडियो ड्रैग करके डाल दें, आप चाहे तो टेक्स्ट लिख दें, आप चाहे तो वॉइस भेज दें। सर ये जो बॉडी ऑफ द ईमेल है ये अनस्ट्रक्चर्ड है, जबकि ओवरऑल ऑफ ईमेल जो है ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है, कुछ हिस्सा स्ट्रक्चर्ड, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। यहां पर वो चीजें ऐड की हुई हैं आपने। सर मैं स्ट्रक्चर्ड की बात करने लगा, मैंने आपको बेस बना दी है। स्ट्रक्चर्ड क्या है? ऑर्गेनाइज्ड प्री डिफाइंड फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज्ड प्री डिफाइंड फॉर्मेट। सर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये जो KFC वाली बात आपको सुनाई, इसमें जब भी मैं फोन करता हूं कहीं पर, उसके सामने स्क्रीन पर एक टेबल होता है और टेबल के सामने वो वाला हाईलाइट हो जाता है नंबर जिससे कॉल आ रही है। वो नंबर उठाते साथ ही जो उसने कहा ना, अस्सलाम वालेकुम अली साहब,
इसका मतलब है उसे पता है कि मैं अली इमरान बात कर रहा हूँ, नंबर की बेस पर उसने उसको हाईलाइट कर लिया, सामने सारा डिटेल कस्टमर हिस्ट्री सब कुछ है। पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? आपने आपने देखा, नोट किया होगा, वो अक्सर पूछता है कि जी उसी एड्रेस पर ही भेजना है। उसे कैसे पता चला कौन सा एड्रेस है? उसके पास आपकी हिस्ट्री आ रही होती है सर। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर, कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, इंक्लूडिंग डेट, अमाउंट एंड अकाउंट नंबर। दिस डाटा कैन बी इजीली प्रोसेस टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर जी, आपके सामने ये फर्स्ट नेम, सरनेम, कंपनी, जॉब टाइटल, ईमेल। सर ईमेल आप कभी यहां पर ईमेल में लिख दें आप अली इमरान 123 एंटर करेंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? ईमेल के अंदर @ का होना लाजमी है। इसका मतलब है इसका भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, फोन नंबर प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। सर ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल है। सर ये स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल है। अब यहां पर एक चीज आप बड़ी अहम है, नोट कीजिए। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई तस्वीर हो नहीं सकती, हो सकती है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो। यहां पर तस्वीर आनी है तो यहां पे नंबर्स नहीं आ सकते, यहां पे टेक्स्ट नहीं आ सकता, यहां पर वॉइस नहीं आ सकती। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेट डिफाइंड हो, तरतीब हो। कोई मसला नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट की बात ही करें, आप सिर्फ प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब ये है तरतीब, और दूसरे नंबर पे वो फॉर्मेट। यहां पर तस्वीर ही आनी है यार, गूगल पे तस्वीर आती है ना, ये वही फॉर्म है ना, यहां पर तस्वीर ही आनी है, लेकिन प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड है। सर ये इसने नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, रीजन, ये सारे स्ट्रक्चर्ड है। ये ईमेल एड्रेस, ये फोन नंबर वगैरह, ये सारा स्ट्रक्चर्ड की इंफॉर्मेशन। यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर सर जी, आप अब स्ट्रक्चर्ड को समझ गए, एक चीज को समझिए, स्ट्रक्चर्ड डाटा तरतीब में है, टेबल की फॉर्म में है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। सर अब ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा सर बैंक्स में। पहली तो ये बात समझे ना कि सारे दफ्तरों में जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है। दफ्तर में तमीज से, तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है ना, ये कौन सा डाटा होता है? स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। दफ्तर में जो ऑफिशियली डाटा प्रोड्यूस होता है ये स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ये जब आपने एडमिशन कराने के लिए फॉर्म फिल किया है, फॉर्म में जो डाटा दिया है वो कौन सा डाटा है? स्ट्रक्चर्ड डाटा ही तो है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो डाटा कौन सा है? स्ट्रक्चर्ड डाटा ही तो है। सर जी दफ्तर में फॉर्मली जो डाटा बन रहा है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है। हाँ हमारी क्लास आप आए, आपने फॉर्म फिल किया, वो वाला डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अलबत्ता हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तो है, वहां पर कभी मैं वॉइस भेजता हूँ, कभी तस्वीर भेजता हूँ, ये कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो भाई जो बैंक्स हैं उसमें ट्रांजैक्शन है, लोन है, इन्वेस्टमेंट है, रिपोर्ट्स हैं, ये सारा स्ट्रक्चर्ड होता है सर। रिटेल बिजनेस में सर जी, रिटेल बिजनेस से आपके जहन में फौरन पता क्या आना चाहिए? इम्तियाज आना चाहिए। रिटेल बिजनेस से आपके जहन में फौरन मेट्रो आना चाहिए, बड़ा स्टोर आना चाहिए। ये जो आपको बिल बना के देते हैं तरतीब से, तरीके से, सारा स्ट्रक्चर्ड है सर। सर ये डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा है। इस स्ट्रक्चर्ड डाटा से हम इन्वेंट्री भी ट्रैक करते हैं, सेल्स भी ट्रैक करते हैं, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी सारी लेते हैं, और फोरकास्ट। सर अगर आपको पता चल रहा है सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो आप फोर्सी कर सकते हैं ना कि यार फ्यूचर में ठंड है, तो अगर स्वेटर्स की सेल अभी बढ़, इसका मतलब है फ्यूचर में स्वेटर की सेल और होगी। तो सर आप उस डाटे की बेस पर फोरकास्ट कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकते हैं, और सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर
उसने कहा स्ट्रक्चर्ड डाटा का इस्तेमाल कहाँ होगा, यूजेस कहाँ पर हैं। हमने कहा बैंक्स में स्ट्रक्चर्ड डाटा है, अकाउंट्स का, ट्रांजैक्शन का, लोन का और इन्वेस्टमेंट का, और हम इस डाटा को इस्तेमाल करते हैं रिपोर्ट के लिए, ऑडिट के लिए, रिस्क चेक करने के लिए, फ्रॉड के लिए और कंप्लायंस के लिए। रिटेल में स्ट्रक्चर्ड डाटा का इस्तेमाल क्या है जी? रिटेल में डाटा अवेलेबल होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा। उससे क्या फायदा? जो इन्वेंट्री का, सेल्स का और कस्टमर का डाटा मौजूद होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद होता है। तो उसका फायदा क्या होता है? हम उससे डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं, सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हैं और प्राइसिंग को बेहतर कर सकते हैं। सर आपको एक चीज बताऊं, आज आपको पहले पता ही है लेकिन फिर बता देता हूं कि भाई जब आपकी डिमांड, जब आप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं ना कर सकते, उस टाइम पर फिर आप प्राइस बढ़ा देते, ताकि आपकी, यार एक चीज आप बना ही 1000 सकते हैं, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते, डिमांड उसकी 2000 की, तो आप क्या करेंगे? तो वो चीज जो अगर 20 की बिक रही थी उसको 25 की कर देंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी इस बेस पर देखी जा सकती है। हेल्थ केयर सर, बहुत सर जी, हेल्थ केयर में तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन हो गई है सर। सर पुराने दौरों में खून निकालते थे, सिरिंज में लेके जाते थे, अगले दिन बताते थे कितनी शुगर आई। फिर दौर बदल गया, अगला जो दौर आया उसमें ग्लूकोमीटर आ गया। यहाँ सुई लगाई, ड्रॉप निकला खून का, मीटर में डाला, अभी जो हमारे यहाँ आमतौर पे चल रहा है सर, 10 सेकंड बाद पता चल जाता शुगर कितनी। और अब एक बैंड है सर, यहाँ पर पहन लें और क्लिक करेंगे तो आपको शुगर के बारे में बता दें। अभी मैंने आज वो वॉच पहनी नहीं है, डिजिटल वॉच है सर, डिजिटल वॉच है। हर डिजिटल वॉच में ब्लड प्रेशर कैलकुलेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर पता चल जाता है कितना है, ऑक्सीजन लेवल पता चल जाती है कितने, इवन स्टेप्स पता चल जाते हैं कितने। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? सारा डाटा तो बहरहाल जनरेट हो रहा है सर। आपको अगली बात बताऊं इससे ज्यादा मजे की, बटन दबाया, शुगर पता चली। अगर शुगर 200 से ऊपर है तो फौरन एक अलर्ट डॉक्टर को भी चला गया, डॉक्टर साहब पहुंचो फौरन। आप देख रहे हैं सिस्टम कैसे ऑटोमेट हो गया है सर। अगर अब इसकी एप्लीकेशन यहां से भी सुनो, अगर इन्वेंट्री 100 यूनिट से कम रह गई है तो फौरन अलर्ट चला, फौरन ईमेल इनिशिएट हो गई है सप्लायर को कि माल और भेज दो। डाटा इस्तेमाल देख, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए डाटा यूज हो रहा है सर। हेल्थ केयर, डॉक्टर्स डाटा की बेस पर, पेशेंट के रिकॉर्ड की बेस। सर जी मेरे ना अब्बू को हार्ट इश्यू है, तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर बड़ा काबिल डॉक्टर है, उसके पास इतने मरीज रोज के 200-400 मरीज आते होंगे, उसे क्या पता किसी की क्या हिस्ट्री है। तो फिर क्या होता है, वो क्लिक करते हैं, हम जब जाते हैं तो वो हमसे, जो पैसे लेने वाले साहब हैं, वो पैसे लेकर ना हमसे फाइल ले लेते हैं। मेरे बुक का पेशेंट नंबर है 6911 शायद। वो 69 जब डॉक्टर साहब के पास मेरे अब्बू पहुंचते हैं ना, उससे पहले वो अपने सिस्टम पर 6911 क्लिक करते हैं तो मेरे अब्बू की सारी हिस्ट्री आ जाती है। और मेरे अब्बू भी अंदर नहीं पहुंचे होते, जब वो कहते हैं ना मरीज को भेज दे तो 2-3 मिनट लगेंगे ना अंदर जाते, तब तक डॉक्टर साहब देख लेते हैं, अच्छा इनको पहला अटैक 18 में हुआ है। उसके बाद पहले तो आते डॉक्टर साहब ने कहना, ਤੁਸੀਂ 6 महीने बाद तशरीफ लाए हो, इतनी देर आए क्यों नहीं? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ही ठीक है, मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं, महीने में एक बार आपने जरूर आना है। यार मेरा ये वो बात है जो मैं खुद विटनेस कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि पेशेंट का रिकॉर्ड स्टोर हुआ है, और मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन है सर। डायग्नोसिस, बीमारी की तशखीस करने में डाटा काम आता है।
ट्रीटमेंट करने में डाटा काम आता है। अगर आप में से कोई हॉस्पिटल रहा हो या इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर डॉक्टर आता है तो डॉक्टर उस फाइल में दवाई लिख देता है और उसके आगे एक टेबल बना होता है। तो वो मतलब जो नर्स है वो दवाई देती है और उसको टिक करके वहां पर साइन कर देती है। सर ये टेबल की फॉर्म में जो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट कैसे हो रही है, स्ट्रक्चर डाटा ही तो है। और उसके बाद जब बिल बनता है, बिल भी तो बनता है ना सर, ये बिल स्ट्रक्चर डाटा ही तो है। सपो अच्छा, अब वो कहता है ये पेशेंट रिकॉर्ड्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और बिलिंग, ये स्ट्रक्चर डाटा है। और फायदा क्या हो रहा है? केयर मैनेजमेंट बेहतर हो रही है, रिसर्च और कंप्लायंस, लॉज एंड रेगुलेशंस पर अमल दरामद। जब भी लफ्ज कंप्लायंस है आपके जहन में फौरन आना चाहिए ये लॉज एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा है। सर मैन्युफैक्चरिंग, सर जी जब सारा कुछ टेक्नोलॉजी की बेस पर बेहतर हो तो आज जो मशीन इंपोर्ट होती है या जो मशीन बनाई जाती है ये भी, उसके अंदर भी सेंसर्स होते हैं और वो भी उसके अंदर भी प्रोडक्शन। अब जैसे फोटो कॉपी मशीन है यार, और बातें तो मशीनें बड़ी तो छोड़े, फोटो कॉपी मशीन में पेपर फंसता है तो फौरन एरर दे देते हैं, अलर्ट जनरेट करते हैं, टू टू आवाज आने लग जाती है। यस, उसके अंदर उसने सेंसर्स रखे हुए हैं। अच्छा, आप बाकायदा उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। सर जी ये जो वॉक थ्रू गेट्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए, इसके ऊपर एक नंबर चल रहा होता है। सर ये नंबर क्या होता है, कितने लोग इस गेट से थ्रू हो गए हैं सर। इन्वेंट्री, ऑर्डर और क्वालिटी। सर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन हो गई है, कितनी इन्वेंट्री आ गई है, कितने ऑर्डर्स हैं, क्या क्वालिटी है, ये सारा डाटा आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। और इससे फायदा क्या होता है? कॉस्ट को कम करने में, सप्लाई चेन को इंप्रूव करने में, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस। हर 1000 घंटे बाद हमारे पास जनरेटर है सर, हमने जनरेटर का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। हर 1000 घंटे के बाद हमने जनरेटर का ऑयल चेंज करना होता है। तो भाई इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की कब जरूरत है, उसके वजह से ये डाटा हेल्पफुल हो। लॉजिस्टिक्स, सर जी हमारे पास ये वाली किताब ऑनलाइन भी मौजूद है, डाटा सिस्टम रिस्क। ये किताब जो हमारे पास मौजूद है इसका कर क्या रहे हैं? जिस बच्चे ने कहा हमें किताब चाहिए, हमने क्या करना, हमने उसको किताब डिस्पैच करके साथ ही ट्रैकिंग आईडी उसको भेज देना कि यार अब बार बार हमें के जो कहेगा। अब ट्रैकिंग आईडी का क्या मतलब है, हमने डिस्पैच कर दी है, अब वो जाने उसका काम जाने। अब वो हमें पूछने की बजाय क्या करेगा, ट्रैकिंग आईडी डालेगा और देखेगा कि ये किताब कहाँ तक पहुंची। सर लॉजिस्टिक्स में शिपमेंट को ट्रैक करना, रूट्स किस रूट से आ रही है, व्हीकल मेंटेनेंस, इन सारा डाटा के मौजूद, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद होता है। इससे क्या इंश्योर होता है? टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट सप्लाई चेन। सर जहां पर आपको फौरी तौर पे गुड्स चाहिए होती है ना, जहां पर, वहां पर फिर इस चीज को आपने इंश्योर करना होता है कि आप क्या करें, शिपमेंट को ट्रैक करें, रूट को ट्रैक करें, व्हीकल मेंटेनेंस, और इंश्योर करेंगे टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट सप्लाई चेन है यहाँ। ये देखें, ये डाटा है शिपमेंट का, रूट का और व्हीकल का, और ये यूज है उसका टाइमली डिलीवरी और एफिशिएंट। असल में ये चीज देखना जरूरी है कि इसको बाजू का बच्चों को समझने में मसला होता है। मैंने बार बार बताया यहां पर इन्वेंट्री, सेल्स और कस्टमर ये डाटा है। हेल्प क्या करेगा? डिमांड, फोरकास्ट, सप्लाई चेन और पॉइंट। समझ आ रहा है सर जी? एजुकेशन सर जी आपका सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। इससे प्लानिंग क्या होती है, वो मुझे वो बात याद आ गई, वो सुनाए तो। मेरे पास एक बच्चा आ गया,
कहता सर मेरे अब्बू भी आए। मैं कहा बिस्मिल्लाह आओ बेटे। अब्बू आ गए, उनके साथ बैठे, चाय शाय पी। उनने बातों बातों में कहा सर आपने इतना सीए किया हुआ है, इतने बच्चों को आप पढ़ाते, मेरा बच्चा तो आपसे पास हुआ नहीं। मैंने कहा ठीक है सर जी। अब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, अब वो मुझे कह के सर देख रहे हैं, अप्पू कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं तो तुम्हारा लिहाज कर रहा था। मैंने अपने टीए को कहा बेटे आप अपना सीआरएन बताओ, उसने सीआरएन बताया, मैंने टीए को कहा रिकॉर्ड लेके आओ। वो रिकॉर्ड लेके आया तो 110 वर्किंग डेज में से वो सिर्फ 35 वर्किंग डेज आया था, बाकी छुट्टियां थी। आपका ही भाई था। ठीक है। दूसरा, दूसरी बात उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, और वो ये थी कि उसने 10 में से सिर्फ 2 टेस्ट दिए हुए थे, 8 टेस्ट ही नहीं दिए हुए थे। मैंने कहा ये हमारे पास इसकी रिपोर्ट है कि ये बच्चा इस तरह यहां पर परफॉर्म करता रहा है। तो सर स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट के ग्रेड, स्टूडेंट के किस टीचर से पढ़ रहा है, ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास है। इससे हमने देखना क्या होता है, परफॉर्मेंस, स्केजुलिंग, कितना कितना एरिया कवर कर लिया। तीसरे नंबर पे कंप्लायंस, इस चीज को हमने इंश्योर करना होता है। सर उसके बाद आ गया गवर्नमेंट। सर जी गवर्नमेंट, सर जी आपके पास जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, हर वो चीज जिसमें शनाख्ती कार्ड इन्वॉल्व है, इवन सिम खरीद रहे हैं, तो सर गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। आप टैक्स वालों को रोके दिखा देते हैं कि मैंने तो कमाए कुछ नहीं, टैक्स वाले आपको नोटिस भेज देते हैं कि आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी किस तरह ले ली। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये कैसे पता चलता है? सर हैंडल सिटीजन रिकॉर्ड। सर जी सिटीजन के रिकॉर्ड को हैंडल करते हैं, टैक्सेस हैंडल करते हैं, पब्लिक सर्विसेज। सर गवर्नमेंट ये चीज़ें रिकॉर्ड करती है और एड्स इन बजटिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट एंड हेल्थ मैनेजमेंट। सर ये सारी चीज़ें जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये रिकॉर्ड उनके पास है, उस बेस पर वो बजटिंग करेंगे, पॉलिसी मेकिंग करेंगे, लॉ को एनफोर्स करेंगे और हेल्थ मैनेजमेंट। जो जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने एजुकेशन का ख्याल रखना, उन्होंने हेल्थ की सर्विसेज देनी है। वो इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो सर पॉलिसीज को ट्रैक करना, क्लेम करना, प्रीमियम एंड रिस्क सपोर्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, प्राइसिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ें। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? स्ट्रक्चर डाटा के यूजेस, स्ट्रक्चर डाटा के यूजेस, यहां तक मैं पहुंचा हूं। आज यहां पर अपनी बात रोक रहा हूं। इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे। बेटे जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना साथ साथ बहुत अच्छे से तैयार करते रहें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।